गुड मॉर्निंग एवरीवन, चेक द ऑडियो एंड वीडियो। बेटा ऑडियो वीडियो चेक करो और रिप्लाई करो जल्दी से। कल हम लोग बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास की। यस बेटा, कल हमने बात करी सेंटर ऑफ मास की एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। पालिका आप यहाँ आ बेटा, तो मेरा ब्लॉक करेगा। बेटा कल हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ठीक है। उस टॉपिक को आई थिंक हमने ऑलमोस्ट स्टडी कर लिया था, बट मैं एक बार दोबारा से, बिकॉज कल नेट का इश्यू था बच्चे, तो मैं उस टॉपिक को एक बार दोबारा से यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा उस टॉपिक को मैं दोबारा से यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। बेटा यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते हैं। मोरओवर कल मैंने आपको वीडियो जो है, कल हमारी वीडियो बेटे बफर कर रही थी, नेट का थोड़ा सा इश्यू था, तो मैं आज इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन दी थी पहले 15 मिनट वीडियो चली थी, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया था बेटा, एक रॉड एज्यूम किया, ये रॉड है और इस रॉड का लेंथ मैंने बोला था आपको, लेंथ इज हाउ मच L, और इसका मास कितना है, रॉड का M मास है। और बेटा ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हमारे पास है, दिस इज वाई एक्सिस। तो रॉड का लेंथ L है, मास इसका क्या है, M है। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर गिवन है, क्योंकि देखिए रॉड कैसी मुझे यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। मास पर यूनिट लेंथ इट इज कांस्टेंट, ये हमें मालूम है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो हम करते क्या बेटा, जब भी रिजिड बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन R इंटू dm, ये बताया था मैंने। जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी या कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन R dm डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, छोटा सा ना एलिमेंट्री पोर्शन अज्यूम करते हैं, छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, सॉलिड बॉडी है, तो आपने उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है, ब्रेक कर देना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में कोई बहुत बड़ी बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले नंबर पे कोऑर्डिनेट रेफरेंस डिफाइन करोगे कि जिस जगह से आपको सेंटर ऑफ मास दिखाना है या पता करना है। यहाँ मुझे इस ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पता करना है, यहाँ से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ से पता करना है। मान लो कि ये अपने पास में कोऑर्डिनेट सेम है, y एक्सिस एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं से हम लोग डिफाइन कर देंगे, दिस विल बी R C, ऐसे। मतलब यार एक लोकेशन चूज करनी पड़ेगी ना, मैंने कल भी आपको बड़े अच्छे से क्लैरिफाई किया था, एक लोकेशन चूज करनी पड़ेगी जहां से हम चीजों को देखते हैं, ओके। तो सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए मुझे एक लोकेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं कहां से देख रहा हूं। तो मैं यहां से देख रहा हूं, ओरिजिन से। कोई बंदा अगर यहां से देखेगा तो बेटा उसके लिए पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा, कोई उधर से देखेगा तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग 99.9% केसेस में ओरिजिन से ही चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, 99.9%, 0.1% की गारंटी नहीं, ठीक है। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो बेटा ये फॉर्मूला है,
सॉलिड बॉडी के लिए। तो करते क्या बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन एज्यूम करते हैं जिसका मास क्या होगा, dm होगा, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है, r मानेंगे तो जैसे यहाँ पे माना हुआ है, ये छोटा सा मास हमने dm एज्यूम किया और इसका पोजीशन वेक्टर यानी डिस्टेंस यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये r के बराबर ही है। इस पोजीशन पे यहां से यहां तक r की वैल्यू कितनी x है, यहां पे r इक्वल टू x इक्वल टू 0, यस और नो। यहां पहुंचे, इस जगह पहुंचे तो बेटा ये x की वैल्यू यानी r की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। यहां 0 थी, आगे बढ़ते गए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और फिर कंप्लीट लेंथ विल बी कवर्ड अप। यानी इस एंगल पे पहुंचते पहुंचते बेटा क्या होगा, x की वैल्यू l बन जाएगी, यानी r की वैल्यू l बन जाएगी। कंप्लीट रॉड, कंप्लीट लेंथ विल बी कवर्ड अप ना, यस और नो, क्लियर है? ये तो मैं बताया था। ओके, तो इसका मतलब यहां पे हुआ कि भाई dm/dx, ये dx है बेटा, छोटा सा पोर्शन है dx, पिछकू सा पोर्शन है dx, और इस dx की मास कितनी है बच्चे, dm है। इसको क्या बोला था मैंने, एलिमेंटल मास बोला था। तो dm/dx क्या होगा, ये भी कांस्टेंट ही होगा, यस और नो, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास पर यूनिट क्या है, कांस्टेंट है। कल मैंने आपको विद एग्जांपल क्लैरिफाई किया था। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि हम m/l इक्वल टू dm/dx लिख सकते हैं, और यहां से dm की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, ये छोटा सा मास है, ये छोटा सा मास, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, m/l इंटू dx बन जाएगी। सिंपल है। इसके बाद में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, लाई कहां पे कर रहा है, x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, x में होगा, कितना ही होगा। तो xcm will be equal to what, 1 by total mass इंटीग्रेशन इसका x dm, यहां पे क्या लेंथ है इसकी, r यानी x, ठीक है, चाहे r dm लिख दो चाहे h dm लिख दो, मर्जी तुम्हारी। अब क्योंकि ये x एक्सिस में लाई कर रहा है इसलिए मैंने x लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो x dm बोलो, अब इस dm की जगह पे मैंने क्या लिखना है, वो लिखना है m/l dx। यार dm की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, m/l dx लिख दिया। अब यहां बेटा dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, dx के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी लिमिट डिफाइन करेंगे, x की लिमिट, x यहाँ पे शुरू में कितना है, इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। अच्छा एक कंसेप्ट तो समझो, आप लोग कुछ नए लोग बैठे हो, आपको इंटीग्रेशन का मतलब शायद ना बताओ, फॉर्मूला ना बताओ, एक बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा, x पावर अगर n हो और साथ में dx हो, ठीक है, यहाँ पे n जो है ना, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, रिमेंबर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बट n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसका फॉर्मूला कहता क्या है, फॉर्मूला कहता है x की पावर, जो भी यहाँ पे x की पावर है उसमें n में 1 जोड़ दो, x की पावर n+1 कर दो, और डिनोमिनेटर में जो भी पावर यहाँ पे लिखी है वही पावर यहाँ लिखो। ये इसका इंटीग्रेशन है। मान लो अगर यहाँ पे x² होता, dx होता था बेटा, जो यहाँ पे है ना वही यहाँ पे d की फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पे x² है तो यहाँ पे dx होना चाहिए, यहाँ पे y² होता तो यहाँ पे dy होना चाहिए था, अगर यहाँ पे m होता तो यहाँ पे dm होना चाहिए था, अगर यहाँ पे z होता तो यहाँ पे dz होना चाहिए था। जो यहाँ पे है वही dz की फॉर्म में होना चाहिए, आई मीन d की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे समझ में आता रहेगा। तो इसका क्या बनेगा बेटा, पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, बोलो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x 2+1 डिवाइड बाय 2+1। इंटीग्रेशन बता रहा हूं बिल्कुल जरूरी है। क्या हुआ, x3 डिवाइड बाय 3। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट बोलते हैं इसको। वाई इनडेफिनेट, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट डिफाइन नहीं है।
नो लिमिट इज बीइंग डिफाइंड। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाता है कि आपको इस फंक्शन को x को एक लिमिट के अंदर डिफाइन करना है, जैसे कि ये लेंथ ऑफ द रॉड है, इसको एक लिमिट में डिफाइन करना है। कौन सी लिमिट है? x0 से लेकर के x की वैल्यू l तक, इसके बीच में ही रहना है। यार ये छोटा छोटा मास है ना, छोटा मास छोटा सा dx, ये छोटा मास छोटा सा dx कितने पोर्शन पे कवर करना है? कितने पोर्शन पे कवर करना है? 0 से लेकर के l तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें इंटीग्रेशन लगानी है 0 से लेकर के l तक, इसके पीछे नहीं, इसके आगे नहीं। तो यानी कि ये मेरा क्या होगा? लोअर लिमिट, ये मेरा क्या होगा? अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। तो लोअर लिमिट क्या है? x0, अपर लिमिट क्या है? x इक्वल टू l। किसकी लिमिट होगी? उसकी लिमिट होगी जो यहां पे होगा dx। dx से तो x की लिमिट होगी, y और dy होता तो y की लिमिट होती, dz होता तो z की लिमिट होती, dm होता तो m की लिमिट होती। इसीलिए मैंने क्या किया? dm को कन्वर्ट कर दिया dx के अंदर। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, घबराना नहीं है। तो ये हो गया ऐसे। अगर वो कहता है आपको कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 के बीच में इंटीग्रेशन करो, अब ये क्या हो गया? ये इनडेफिनेट था, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी अपर लोअर लिमिट नहीं गिवन है, इनडेफिनेट, इनफाइनाइट। और ये डेफिनेट है, इसको क्या बोलना है? इस एग्जांपल का मतलब हो गया यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी डेफिनेट, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेफिनेट आप लोगों को तो पता होगा, आपको कराया हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जहां पे प्रॉपर लिमिट्स दे रखी है, जहां लिमिट नहीं है उसको इनडेफिनेट। तो क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? x पावर 3 डिवाइड बाय 3 आ गया, ओके। इसको ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच में रखना है, इसको बोलते हैं मोड। इसको मोड में डाल दिया, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? x³ बाय 3 है ना। एक बार हम अपर लिमिट करेंगे, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट, यानी यहाँ x की जगह हम क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट किया, पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस, अब क्या करना है? x की जगह लोअर वैल्यू पुट कर देंगे। x कहाँ पर है? ये x है, x की लोअर वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 की पावर 3 डिवाइड बाय 3। ये सॉल्व करने का तरीका है, यानी अपर लिमिट माइनस तरीका समझो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तरीका है करने का, ठीक है। ये बहुत जरूरी था बच्चे, ये भी जरूरी है, और डेरिवेटिव बहुत जरूरी है टू मेक द टॉपिक क्लियर, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये कितना होगा यहाँ पे? 2 to the 4 to the 8, 8 by 3 माइनस 0। तो आंसर क्या है? 8 by 3, यानी x² dx का इंटीग्रेशन इन लिमिट 0 to 2 कितना है? 8 by 3। ये तरीका है। अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, m by l टोटल मास टोटल लेंथ, ये पार्ट तो कांस्टेंट है, m by l क्या है? कांस्टेंट है। और याद रखना बच्चों, जो कांस्टेंट होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर निकल आता है, बाहर निकल आएगा, ये आगे बाहर आ जाएगा, m by l बाहर कर लो, ठीक है। और साथ में यहाँ भी m लिखा हुआ है 1 by m, और ये आ गया अंदर x dx 0 to l। क्लियर है? आगे तो करेक्ट हो गए। आगे क्या है? आगे बहुत आसान है। अब ये आगे तुम्हारे पास में m से m उड़ गया, क्या है? 1 by l, और बेटा ये x की पावर कितनी है? 1 है, जहां कुछ नहीं है उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो इसका सॉल्व करोगे, ये n है, n की वैल्यू कितनी? 1 है, तो क्या बनेगा? x² बाय 2, भाई 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, फॉर्मूला लगाओ, क्यूबिक, और लिमिट क्या है? 0 to। अब एक बार क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 1 by l, अपर लिमिट क्या है? l² by 2 माइनस 0² by 2।
देखिए कितना है 1 बाय एल, एल स्क्वायर बाय एल से खत्म, कितना है एल बाय 2, आंसर आ गया। एक्सीएम कितना है एल बाय 2 है। तो हमारी जो गट फीलिंग कह रही थी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे आना चाहिए था, तो गट फीलिंग जो है वो प्रूव हो गई है कि एल बाय 2 पे ही आएगा। मैथमेटिक्स ने प्रूव कर दिया। ये इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की। तो फिजिक्स तो आनी ही चाहिए और उसको समझने के लिए मैथ आना बहुत जरूरी है। बिना मैथ के फिजिक्स नहीं हो पाती है। यानी फिजिक्स वालों के लिए डबल लोड है, मैथ भी स्ट्रॉन्ग करना है और फिजिक्स तभी स्ट्रॉन्ग होगी और फिजिक्स करने करनी है। बाकी केमिस्ट्री है, बायो है, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सेपरेट सब्जेक्ट है। उसमें बेंजीन, अल्कोहल यही भी चलता है। ठीक है, यहाँ डबल चीजें हैं, फिजिक्स तो आएगी साथ में मैथ भी है पूरा। बोलो कोई डिफिकल्टी, क्लैरिटी हो गई ये चीजें, और ये हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद हम 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा जो सेंटर ऑफ मास पे, फिर सेंटर ऑफ मास का लेक्चर खत्म। सेंटर ऑफ मास खत्म है, उसके बाद में क्या शुरू होगा, रोटेशनल बॉडी, रोटेशनल मोशन शुरू हो जाएगा। और कल मैंने आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं सभी लोगों को, यूनिट 1 और यूनिट 4 के। आज मैं आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 के नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, बुक पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, बट नोट्स जरूर पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर मैंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, और काफी उसके अंदर ट्रिकी चीजें बता रखी हुई है, कार्बन का मिक्सचर है वो। ठीक है, तो जरूर पढ़ना उसको। तो बेटा ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये स्टेप्स, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले को देखते हुए हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब आज का लेक्चर है बेटा जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए कल बता रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने 10 मिनट में इसको कवर करा दिया। आगे है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास के 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये बाइंड अप हो जाएगा। आई थिंक 3-4 लेक्चर हो गए इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास। बाकी सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क है, तो क्या बोलते हो, ट्रायंगल शीट है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिलेबस में हमारे नहीं है, कभी भी नहीं थी। ठीक है, एक बार पहले सिलेबस वाली चीजें कवर करते हैं, उसके बाद में जब फ्री टाइम मिलेगा, जब थोड़ा कोविड का असर खत्म होगा, तब मैं आपको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी कराता हूँ। साथ करा भी रहा हूँ एक्स्ट्रा चीजें काफी, लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है वो बाद में कराऊंगा। ओके, कर दो रेस। ओके, अब बात करने वाले बेटा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि सेंटर ऑफ मास किस तरह से मूव करता है, P इज इक्वल टू mv, F इज इक्वल टू ma, ये सब चीजें देखते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास and conservation of momentum of center of mass, conservation of momentum of center of mass। ओके, तो भाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो ये एक बॉडी है मुझे, ये बॉडी है, किसी भी शेप का बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, इसमें बहुत सारे क्या है बेटा पार्टिकल्स। अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूं, देन व्हाट विल हैपन, दिस बॉडी विल स्टार्ट गेनिंग सम एक्सेलरेशन, इसके बाद में कुछ एक्सेलरेशन आएगी। अब इसके अंदर बहुत सारे बेटा पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं बोलता हूं अगर ये पार्टिकल से बना होगा तो यहाँ पे ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, वगैरह वगैरह। और अगर मैं उन्हीं पार्टिकल्स को ऐसे छोटे छोटे मासेस में डिवाइड कर दूं, ये ऐसे, और सभी का मास कितना है, dm है, सभी का मास क्या है, dm है, यानी कि dm जोड़ते जाएंगे, वी विल कवर अप द एंटायर बॉडी। जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो मैंने बेटा इंडिविजुअल पार्टिकल पे तो फोर्स लगाई नहीं, मैंने फोर्स लगाई है बॉडी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर।
और मैं देखता हूं कि बॉडी का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, बॉटल है मेरे साथ हाथ में, अगर मैं इस बॉटल को यहां पे फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा, मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, जब देखोगे बेटा तो ये बॉटल एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी इस बॉटल के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब कि ये बॉडी है ये इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी फील इट। आप एक बड़ी सी बॉडी है बेटा, उसको जब फोर्स लगाते हो, मिडल पे फोर्स लगाते हो, सेंटर पे फोर्स लगाते हो, तो वो सामने की तरफ डिस्प्लेस होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। दिस इज एज इफ ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, हम सेंटर पॉइंट पे ही फोर्स लगा रहे हैं और ये सेंटर पॉइंट ही आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भाई जब यहां फोर्स लगाई तो ये वाला पार्टिकल भी आगे जाएगा, ये वाला भी आगे जाएगा, यहां भी पार्टिकल होगा बेटा वो भी आगे जाएगा। मतलब ओवरऑल बॉडी का जो मोशन होगा वो क्या होगा, सामने की तरफ होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ बॉडी के अंदर एक सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं और हम देखते हैं कि भाई जैसे जैसे पूरी बॉडी मूव कर रही है वैसे वैसे ही सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करने से बेहतर है कि आप एक सिंपल सा पॉइंट अज्यूम करो बॉडी के अंदर और उसी का स्टडी करो। जिस तरह से वो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा उसी तरह से पूरी बॉडी का बिहेवियर होगा, या उसी तरह से पूरी बॉडी मूव करेगी। अभी तुम्हें मैंने करके दिखाया, बॉटल को फोर्स लगाई, बॉटल के जो सारे मासेस थे पूरी लेंथ में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब इस फोर्स का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। बोलो क्लियर? अगर मैं इस रॉड को मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो इस रॉड के बेटा ये पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ऐसा थोड़ी ना ये पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। ओवरऑल बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओवरऑल बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमें इंडिविजुअल की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल मासेस, यहाँ पे छोटे छोटे मासेस है, इनकी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सभी मासेस का एक सेंटर पॉइंट मानते हैं और उस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर लेते हैं और हमारा काम बन जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट दिस इन वेरी मच डिटेल इन माय प्रीवियस लेक्चर्स बिगिनिंग में। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दिया। तो सेंटर ऑफ मास का बेटा मोशन स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, ये बात। अब आप मुझे बताओ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n number of particles is given by, क्या लिखते हैं बेटा इसको, RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू सो ऑन करते करते Mn Rn डिवाइड बाय टोटल मास। M क्या है, टोटल मास है। नीचे क्या लिखते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn, टोटल मास कितना होगा, कैपिटल में ये लिखते हैं हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। ठीक है, अब ये सिस्टम है बेटा, इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स आते हैं, n पार्टिकल्स से। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको जैसे नोट कर रहे हो वैसे करते जाओ। नोट्स विल बी प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, माय हैंड रिटन नोट्स आर देयर, आई विल प्रोवाइड यू। जो भी लर्न करना है, जो भी करना है वहां करना। ठीक है, और बाकी अपने समझ के लिए अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, क्योंकि मैं स्पून फीडिंग में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता बच्चे। 10th तक होता है चलो नोट्स वगैरह देकर बच्चों को स्टडी कराओ, बट 11th 12th में स्पून फीडिंग नहीं काम आती है। पता नहीं लगता है कहाँ से क्या क्वेश्चन निकलना है, नेवर नो। इसलिए डेप्थ में स्टडी करना बहुत जरूरी है। और जो बता रहा हूँ यहाँ की, जो मेरे माउथ से निकल रहे हैं वर्ड्स, अकेले अकेले वर्ड्स को बच्चों आप नोट करो। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होगा। कई बार नोट्स में भी लिखते समय ना वो चीजें याद नहीं आती जो मैं लेक्चर करते हुए बोल जाता हूँ। तो RCM की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, RCM M इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन। कितना आ गया, Mn Rn आ जाएगा, Mn Rn ये तो आ जाएगा ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसको
1 लात मारनी है। क्या मारनी है इसको? 1 लात मारनी है। मतलब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है इसको लात मारना। ठीक है, we will differentiate both sides. We differentiate both sides with respect to time. डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव लेना। डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लेना। डिफरेंशिएट करने का मतलब है डेरिवेटिव लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बनेगा तुम्हारे पास में मास है बेटा, इधर मास का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। मास का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मैं डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर दूंगा बेटा, और इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं वो बताऊंगा। डिफरेंशिएशन क्या होती है, कैसे लगाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मंडे आगे प्लान है लेक्चर। ठीक है सर, 30 मिनट लगा के आपको पहले डिफरेंशिएशन बता दूंगा। आप लोगों को बड़ा बता रखा होगा। ओके, अनफॉर्चुनेटली सारे लेक्चर डिलीट हो गए, लेकिन सारा बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। आरसीएम ये होगा तुम्हारे पास में। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो बेटा मास का डिफरेंशिएट नहीं होता है, कांस्टेंट कभी डिफरेंशिएट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। राइट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये बाहर आ गया और ये आ जाएगा डी आर सी एम डिवाइड बाय डी टी। अगर तुम्हारे पास में ये चीज है y इज इक्वल टू मान लो x है, अगर मैं कहता हूं इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है आपको? डेरिवेटिव लेना है। तो ये डेरिवेटिव क्या बनेगा? dy बाय, अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बेटा? ये dy बाय dx इक्वल टू d अपॉन dx। ठीक है, और यहाँ y है ना, तो y की जगह पे क्या पुट करोगे? x, तो dx बाय dx क्या होता है? 1 हो जाएगा। तो dy बाय dx क्या होता है? 1 हो जाएगा। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखना ऐसे है, dy बाय dx। अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो क्या लिखते हैं? dy बाय dt लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अगर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू m करते हैं तो dy बाय dm करते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो dy बाय dz करेंगे। घबराओ मत, मैं करा दूंगा आपको। आप लोगों को तो आता होगा, आप लोगों को नहीं आता है, करा दूंगा। ठीक है, हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है समझना, इसके बिना भी फिजिक्स नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत जगह पे ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हो जाएगा। इंटीग्रेशन का तो पता लग गया, डेरिवेटिव का भी पता लग जाएगा। तो ये हो गया डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने, और इधर डेरिवेटिव लेंगे तो m1 कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट रहते हैं ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा नहीं, तो m1 बाहर और dr वेक्टर डिवाइड बाय dt प्लस ऐसे ही m2 dr2 डिवाइड बाय dt। ठीक है, प्लस सोल्व करते करते mn drn बाय dt ये हो जाता है। ओके, ये हो जाता है। अब आपको पता है जो dr बाय dt होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वो क्या होती है? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है? वेलोसिटी, यानी कि dr बाय dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद द टाइम, आई मीन चेंज ऑफ पोजीशन विद द टाइम क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो ये क्या बन जाएगा? m v cm, rcm है ना, सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर है, तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेक्टर लगाओगे क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। साथ में m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन mn vn। अगली बात समझ आ रही है? जहां जहां पे r का वेरिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा वहां पे वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर हम इसको एक लात और मारते हैं, एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, तो यहां आएगा dp बाय dt। तो dp बाय dt क्या होगा? एक्सेलरेशन।
तो हम इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालेंगे। सी हाउ सिंपल इट इज। तो अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ये हो गया, ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में आपको पूछेगा कि भाई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक क्वेश्चन देगा आपको, तो आप अपने ये फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल बी फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या होगी, तो ये होगी, ठीक है, नोट कर लो। अभी तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिमिलरली ऑन differentiating VCM with respect to time, we get acceleration of center of mass. वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे और सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, है ना। जैसे ये करेंगे dVCM by dt और राइट साइड में क्या होगा m d by dt v1 वेक्टर अप टू सो ऑन करते रहेंगे बेटा, प्लस mn vn इस तरह से लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज होगा नहीं, ठीक है। और ये क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। dt बाय dt क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये एक्सेलरेशन हो गया। जिसकी एक्सेलरेशन होगी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। ये m1 हो गया, यहां पे क्या हो गया a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय टोटल मास, ये होगा। ये तीन इक्वेशन आ गई, RCM, VCM एंड ACM। अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है तो हम टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब यहां से एक चीज और समझ आती है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो MACM बन गया, और ये क्या कहलाती है, बोलो, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, m1a1 प्लस m2 a2 अप टू सो ऑन mn an। क्या बोलना है, नेट फोर्स आ गई। आई थिंक मैंने आपको पहले लेक्चर में यही चीज बताई थी कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं। यानी जब भी हमने ये चीज करनी है, A इक्वल F बाय L लगाना है, तो ये जो फोर्स होती है बेटा, ये फोर्स हमेशा ही सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन जनरेट करती है। यानी F इक्वल टू m से हम हमेशा क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारे सामने है, देखो सारी चीजें, सारा डेरिवेटिव मैंने सारा डिफरेंशिएट को बता दिया, और एंड में एक्सप्रेशन निकाल दी नेट फोर्स का, वो नेट फोर्स F इक्वल टू m ही होता है। लेकिन मैं न्यूटन सेकंड में तो आ ही जा सकते हो, इसमें क्लियर है। हाँ भाई, आपको क्लियर हो रहा है, आप लोग रिप्लाई कर दो अगर क्लियर हो रहा है तो। एनी क्वेश्चन बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप के अंदर प्लीज रिप्लाई कर दो। ओके, तो ये हमने नेट फोर्स निकाल ली। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो ये हो गया बेटे इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पोजीशन वेक्टर, फॉर वेलोसिटी वेक्टर एंड फॉर द एक्सेलरेशन वेक्टर। यानी हमने तीनों के लिए इक्वेशन डिफाइन कर दी है। ओके, अच्छा, आफ्टर दैट अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास।
देखो कैन आई रेज दिस पार्ट, नोट करो इसको रेज कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा अगर आप इस इक्वेशन को नोटिस करो, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में VCM आ रहा है तुम्हारे पास में, VCM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अप टू सो ऑन प्लस MnVn डिवाइड बाय मास था, तो उस मास को मैं इधर ले आया, क्या बना MVCM। अब क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था और 11th में भी पढ़ाया गया मुझे लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि किसी बॉडी का मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू, बोलो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू बोलो भाई मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां हम सब किसकी बात कर रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। RCM, BCM एंड ACM सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात कर रहे हैं, और उसके साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं लाइक पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सारी बातें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चल रही है। तो यहां पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना, क्या ये मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बना, मास इनटू वेलोसिटी, टोटल मास ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी थी तुम्हारे पास, यहां मास है M1, यहां मास है M2, यहां मास है M3, यहां मास है M4 वगैरह वगैरह, इन सभी का मास यहां कंसंट्रेट कर रहा है, जिसको कैपिटल M बोलते हैं। और इस कैपिटल M के ऊपर फोर्स लगी है क्या, F नेट, और जिसकी वैल्यू क्या है A, टोटल M इनटू A CL। यस और नो, पूरी बड़ी बॉडी को एक छोटे से, पूरी बड़ी बॉडी का मास एक छोटे से पॉइंट पे कंसीडर कर लिया गया, क्योंकि इफेक्ट वो आ रहा है ना। अभी मैंने बॉटल को फोर्स लगाया तो देखा तुमने बॉटल एज ए होल, यानी कि उसका इंडिविजुअल पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में गया, पूरी बॉटल एज ए होल इसको फोर्स लगाते हैं तो ये पूरी की पूरी बॉडी ही एक डायरेक्शन में जाती है। मतलब इट इज बेटर टू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास अदर देन टॉकिंग अबाउट द सिंगल मास, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं। फिर से मैंने बता दिया तीसरी बार, थर्ड टाइम, क्योंकि चीजें सारी कनेक्टेड है। ट्रुथ एक ही होता है, 100 चीजें ट्रुथ नहीं होती है, एक ही ट्रुथ है, सेंटर ऑफ मास के लिए बात कर रहे हैं और इसमें यही फैक्ट है। ठीक है, न्यूटन लॉ को एप्लीकेबल बनाने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए सेंटर ऑफ मास लगाना जरूरी है। अदरवाइज डिफरेंट पार्टी की बात करेंगे तो मोशन स्टडी करना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वाकई में हो जाएगा, आपको शुरू में बताया। ओके, तो ये आ गया। अब ये वेलोसिटी क्या होगी इसकी, VCM आगे तरफ, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, PCM मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, इट विल बी MVCM। मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम इज डिफाइंड बाय लेटर P, रिप्रेजेंटेशन P से होती है, एंड इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। स्पीड नहीं है डायरेक्शन, मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, मोमेंटम डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, बिकॉज़ मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। जैसे कि अगर तुम्हारे पास में एक छोटी सी बॉल है ना, 1 ग्राम की बॉल है, मैंने उसको तुम्हारे ऊपर फेंका और तुमने कैच कर लिया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर मैं 40 किलोग्राम का एक बॉल फेंक दूं तो क्या होगा, पकड़ पाएंगे हम लोग, नहीं पकड़ पाएंगे। रीजन, मोमेंटम बहुत हाई होगा, मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। मोमेंटम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, और ये डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। अगर मैंने इसको इधर फेंका तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में। ओके, क्लियर है? एनी क्वेरीज? ये हो गया PCM, ठीक है बेटा, थ्योरेटिकल है। अब देखो, ये तुम्हारे पास में मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा।
इस तरह से, और फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास ये आगे। ओके, अब कहता है कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसकी कंजर्वेशन की स्टडी करेंगे। तो बड़ा कंजर्वेशन हम कब देखते हैं, व्हेनेवर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, है ना। कंजर्वेशन की बात हम तब करते हैं कि भाई बाहर से कोई भी नेट फोर्स ना लग रही है। इफ सिस्टम is isolated, what do you mean by term isolated? फिजिक्स में इस वर्ड का मतलब होता है अकेला। तो देखिए हम आइसोलेशन में चले जाए, होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन हो रहा है ना आजकल, होम क्वारंटाइन हो रहे हैं ना लोग, मतलब कि आइसोलेशन में चले जाए हम लोग, एकांतवास जिसको बोलते हैं। आइसोलेशन का मतलब है एफ नेट। फिजिक्स में आइसोलेशन का मतलब है नेट फोर्स इज जीरो, या हम सिंपली बोल सकते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है जिसके ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, नो नेट फोर्स, ऐसा बोलते हैं, नो नेट फोर्स। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे एफ नेट, नाउ एफ नेट क्या था अपने पास, एफ नेट वाज इक्वल टू ए सी एम इंटू मास, यही था ना, यही था। अब अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो बेटा इसका मतलब हुआ कि एफ नेट अपने पास में हो गया जीरो, क्योंकि पहले बताया। देयरफॉर इसको जीरो करोगे, देयरफॉर ये हो गया जीरो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नाउ क्या मास जीरो हो सकता है? इस इक्वेशन का मतलब है या तो m जीरो होगा या तो a जीरो होगा। तो m जीरो हो सकता है, m कभी जीरो नहीं होगा, m कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ACM मस्ट बी जीरो, देयरफॉर ACM यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी, न्यूटन फर्स्ट लॉ आ गया ना। अभी बताया मैंने कि न्यूटन लॉ को वैलिड करवाने के लिए भी सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, तो न्यूटन लॉ वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन कब वैलिड होगा? अगर सिस्टम आइसोलेटेड है। कंडीशन है, हमेशा नहीं होगा, सिस्टम आइसोलेटेड चाहिए। पहले खड़े तो है, पानी पी लो, ओके। तो ये हो गया आपके पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया। यार एक्सेलरेशन क्या पढ़ते थे? v माइनस u बाय t पढ़ते थे ना नाइन्थ में। अगर ये जीरो कर देंगे तो क्या हो गया? v माइनस u इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब v इज इक्वल टू u, मतलब ये क्या है? फाइनल स्पीड, ये फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बराबर हो गई। यानी बॉडी इज कंटिन्यू टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस अंटिल इट इज बीइंग एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, तो इनिशियल फाइनल स्पीड सेम है। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी क्या आ गई? बोलो यार, वेलोसिटी क्या आ गई? अब अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं इस वेलोसिटी के साथ में एक कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कर दूं जिसका नाम है मास, अगर मैं एक कांस्टेंट जो कि वेलोसिटी थी उसके साथ में एक और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूं जिसका नाम मास, तो ये क्या बन गया? फिर से एक कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट क्या बना? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट, मास में वेलोसिटी क्या होती है? क्या होती है भाई? मोमेंटम। एंड मोमेंटम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
यानी मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। क्लैरिटी हो गई, क्लैरिटी हो गई, पार्टिकल क्लैरिटी हो गई। बेटा मैंने कोशिश करी कि मैं 9 के साथ में थोड़ा बहुत कनेक्ट कर दूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ओके, तो ये कंसेप्ट बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, यानी मोमेंटम इज कंजर्व। यहां लिख सकते हैं therefore momentum is conserved, therefore momentum is conserved। ओके, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। Let us see one numerical based on the conservation of momentum and question of center of mass। one numerical देखो, सपोज करो बेटा आपके पास में ना दो पार्टिकल्स हैं। बेटा सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स, बस एक न्यूमेरिकल। सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स जिनका मास है, एक का मास है 1 kg और एक का मास कितना है बच्चे, एक का मास है 2 kg। ये इधर की तरफ जा रहा था, इसकी वेलोसिटी जो है वो ये है, वेलोसिटी इज इक्वल टू से 5 मीटर पर सेकेंड है। और ये एंगल है बेटा तुम्हारे पास में, एंगल है से इट इज 37 डिग्री। एंगल कितना बेटा 37 डिग्री है। ओके, और ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये 37 डिग्री पे जा रहा है, पार्टिकल 1 है। और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है बेटा, यहाँ पे पार्टिकल नंबर 2 जिसका मास है 2 kg। ठीक है, ये M2 है और ये है M1। ओके, और इसकी स्पीड है बेटा ये जा रहा है इधर v डैश, और ये कितना है तुम्हारे पास में, ये है सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला एंगल जो है बेटा, ये वाला एंगल 37 डिग्री अगेन। ठीक है, और इसका मास कितना है 2 kg। M2 इज इक्वल टू 2 kg। ओके, 2 kg। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये जो ना ये जो पार्टिकल है, these two particle are forming one system। दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, forming one system। ये एक सिस्टम बन गया, 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। क्या हो गया, 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। इसमें एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर जा रहा है। और ये पार्टिकल 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से नीचे जा रहा है, स्पीड अलग अलग है। हमसे पूछता है कि भाई फाइंड VCM, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे। अब इसको करने के लिए हमें एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा 2 डायमेंशनल वेलोसिटी का। यहां जो पार्टिकल है वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा, 37 डिग्री में चल रहा है। देखो ध्यान से, 37 डिग्री में दोनों पार्टिकल्स चल रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल जिसका मास 1 kg है, इसके 2 वेलोसिटीज आएगी, एक आएगा x में और एक आएगी y के अंदर। आएगी ना, सिर्फ 2 मिनट लगेगा ना। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ना ये चीजें हमने पहले करने रखी हुई, इसलिए मुश्किल आती है। आपको पता लग रहा है, बड़ा मतलब लग रहा है आपको। देखो क्या होता है ना, अगर तो वो लेक्चर मेरे पास होते हैं अभी, तो आपको बेटा सारे देख लेने थे। और मैंने बेटा काफी टाइम भी पोस्ट करते थे, जल्दी अपलोड किया आपने, वो देखने टाइम पे जब टाइम निकल गया तो वो डिलीट कर दिया। कम से कम ये लेक्चर तो आप देख ही लेते हैं। जो वेक्टर का बेसिक था ना, ये वेक्टर का बेसिक है। जब हमारे पास में ये प्लेन है, मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ कोई वेक्टर है ए वेक्टर और ये एंगल थीटा है,
तो इस वेक्टर के ना दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट बनेंगे। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके बेटा कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मास है तो मास कंपोनेंट नहीं बनते। जो स्केलर क्वांटिटीज है उनके कंपोनेंट कभी नहीं बनते। मास हो गया, एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, वगैरह वगैरह, स्केलर की कभी कंपोनेंट नहीं बनेंगे। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं, कंपोनेंट बनते हैं। कंपोनेंट बनने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर की स्प्लिट हो जाता है। जैसे ये ए वेक्टर है मान लो, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन एक्स बोलते हैं इसको, और एक कंपोनेंट आता है इसके बिल्कुल वर्टिकल में, इसको बोलते हैं ए वाई, सामने परपेंडिकुलर ए एक्स और ए वाई, और इसी के पैरेलल में ये है तो हम इसको भी ए वाई बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा ये वाला, और ये वाला कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। कैसे होता है, बहुत सरल। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में ये थीटा है और ये वैल्यू कितनी है, ये ए है पूरी, ये साइड कितनी है, ए है। तो मैं आपको बोलता हूँ कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा कैसे निकालोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ये रहा बेस, इस बेस की वैल्यू कितनी है, दिस बेस इक्वल टू ए एक्स। तो बेस ए एक्स बाय हाइपोटेन्यूज कितना, ए है। क्या होगा, ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा आ जाएगी बेस। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे ही ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू आएगी ए साइन थीटा। यानी इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आए, एक एक्स कंपोनेंट आया और एक वाई कंपोनेंट आया। ऐसे ही यहाँ वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, कितने डिग्री में जा रही है वेलोसिटी, 37 डिग्री में जा रही है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा vx कंपोनेंट और एक आएगा vy कंपोनेंट। vx कंपोनेंट क्या होगा, v cos 37 डिग्री, यस और नो। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, cos कंपोनेंट। तो v वेलोसिटी है तो v कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, v cos 37। ऐसे ही ऊपर की तरफ क्या होगा, v sin 37। अब मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ये होता है बेटा कि अगर आपके पास भी ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां भी एंगल कितना 37 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो 37 से सामने वाली जो साइड होती है ना वो होती है 3, ये वाली साइड होती है 4, ये वाली साइड होती है 5। ये एंगल होता है 53 डिग्री और ये 90 डिग्री। याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा पहले क्लास होगा बट यू आर नॉट देयर, ठीक है, बिकॉज यू जॉइंड लेट। तो हमेशा यार जो लेट ज्वाइन करते हैं ना उनको यही प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से ये एंगल 37 है, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ cos 37 की वैल्यू क्या होगी। तो cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेन्यूज, 4/5। ये आपको याद करना है, ठीक है। एक्चुअल में नहीं तो क्या करो, लॉग टेबल करो, वहां पे cos 37 देखो। तो इतना टाइम कौन लगाएगा, एक ट्रिक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिक। cos 37 sin 37 उनकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, tan 37 निकाल सकते हैं, sin 53 cos 53 निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखो, जितनी भी अच्छी बुक्स है ना बेटा, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उन सभी जगहों में ना 37 और 53 डिग्री वाले ट्रायंगल बने हुए पड़े। तो यहां से ये वैल्यू आ गई। तो यहां पे देखोगे v कितना है, v 5 है, cos 37 की वैल्यू कितनी है, 4/5। ये कट गया, कितना है, 4 है। यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है निकालेंगे यहाँ पे। v कितना 5 और sin 37 कितना होगा, sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो 3/5, 3/5, 5 से 5 उड़ गया, कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। यानी ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 4 है। यानी जब भी पार्टिकल किसी एंगल पे चलेगा ना तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स में भी आएगा और वाई में भी आएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल है, आप इसको ऐसे फेंकते हो, ये तो ये ऊपर भी जा रहा और आगे भी जा रहा। ऊपर मतलब वाई में, नीचे मतलब एक्स में।
नहीं सुनते, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी इसका x कॉम्पोनेंट होगा, इसको vx डैश बोलता हूँ और इसको बोलता हूँ मैं vy डैश। अब नीचे जा रहा है ना, ऊपर तो करना नहीं बने, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक कॉम्पोनेंट होगा बेटा v cos 37, इधर वाला cos, इधर वाला sin। cos 37 कितना होगा, cos 37 4/5 to the 10 4 to the 8 मीटर पर सेकंड। ऐसे इधर निकालोगे कितना है 10 into sin 37 कितना है 3/5 2 to the 6 मीटर पर सेकंड। बाकी कंपोनेंट बन गए ना। इसके बाद में अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। तो क्या निकालेंगे पहले x कंपोनेंट, नाउ x cum निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x, ऐसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y। समझोगे क्या करेंगे, m1 v1x करते हैं ऐसे प्लस m2 v ये वाला, ये आ गया तुम्हारे पास v1x, ये v1y। इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं v1 v डैश है ना, ऐसे कर दो चलेगा। x डायरेक्शन में ये हो गया m2 दूसरे पार्टिकल की, m1 डिवाइड बाय टोटल मास कितना होगा, ये 1 kg और 2 kg, टोटल मास m इज इक्वल टू 1 kg प्लस 2 kg कितना बना 3 kg बना। तो क्लियर है। अब v1x कितना 4 करो, ये हो गया m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg इनटू v1x कितना है 4 प्लस m2 कितना बेटा m2 है 2 kg इनटू v1x कितना उधर 8 डिवाइड बाय टोटल मास कितना था 3, तो हो गया 4 प्लस 8 2 कितना होता है 16 डिवाइड बाय 3 20/3 मीटर पर सेकंड। ये है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। ऐसे y निकालोगे, y कैसे मिलेगा m1 v1y प्लस m2 v1y डैश डिवाइड बाय टोटल मास कितना we can do this ना, we can do this। तो इसका क्या आएगा बेटा m1 कितना है, m1 इज 1 kg इनटू v1y कितना है ऊपर 3 प्लस m2 कितना 2 kg इनटू v1y डैश कितना है 6, बट ये -6 लिखेंगे बेटा -6 y -6 देखो ऊपर नंबर लाइन याद है, ऊपर प्लस y होता है और नीचे वो भी ध्यान रखिए, नीचे तरफ -y माइनस, ठीक है माइनस डिवाइड बाय टोटल मास 3 करने सॉल्व 3 माइनस 6 टू द जे और कितना 12 12 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया -9/3 -3 है मीटर पर सेकंड। अरे बेटा इसका x कंपोनेंट क्या है, देखो ध्यान से, इसका x कंपोनेंट है ये था ना तुम्हारे पास में, ये 1 kg और ये 2 kg था, सेंटर ऑफ मास हमने निकाल दिया इसका। तो इसमें जो x कंपोनेंट की वेलोसिटी आई vcmx कितनी है तुम्हारे पास में 20/3 आई। y कंपोनेंट vycm माइनस में है ना बेटा, -3 माइनस में है ना, मतलब नीचे की तरफ आई, कितनी आएगी माइनस 3, ठीक है। अब ये आ गया और ये आ गया, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ये होगा इसका रिजल्टेंट, इसको बोलेंगे बी रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वगैरह कैसे निकलता है, वेक्टर्स में ट्राइंगल लॉ, वो तो देखिए वो वीडियो ट्राइंगल लॉ में सिखाया गया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ,
वो तो वीडियो सबने देख ली है। ऐसे निकालते थे, मान लीजिए एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट होगी भाई, एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, तो बॉडी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बॉडी इनके बीच में जाएगी, नहीं है। अगर मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को दो लोग खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ब्लॉक इधर जाएगा इधर जाएगा, ब्लॉक बीच में जाएगा। अगर मैंने इधर 5 न्यूटन से खींचा और इधर मैंने 5 न्यूटन से खींचा तो ब्लॉक बिल्कुल सेंटर में जाएगा। अगर मैंने इधर 10 न्यूटन से खींचा उधर 5 न्यूटन से खींचा तो ब्लॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, जिस तरफ फोन जाता हो। फील करो यार, इसको फील करोगे तो समझ में आएगा। एक बंदा ऐसा खींचता है, एक बंदा ऐसा खींचता है, तो टेबल जो है ना सेंटर में जाएगा। अगर इस बंदे की फोर्स बहुत ज्यादा होगी तो बंदा वो वाला बंदा इधर ही आएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, तो रिजल्टेंट हम यहाँ से निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है? रिजल्टेंट इन वेक्टर से क्या सिखाया था आपको? a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर वेक्टर का वीडियो देखा होगा तो उससे पता होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे निकलता है। तो यहाँ दो वेक्टर है, एक ये है और एक ये है, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? VR कैसे निकलेगा? VCOM या VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास वाला CM प्लस 2AB cos थीटा। इनके एंगल कितना? ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये वाला एंगल मत देखना यार, ये वाला एंगल ना रिजल्टेंट एंगल होता है, ये एंगल। इसको मैंने वहां पे वेक्टर्स में अल्फा लिखा था, अल्फा या बीटा लिखा था, और थीटा यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 0 है, घूम गया, ठीक है। बट पता क्या चीज है, जिसने ये चीजें मुझे वेक्टर्स में कर रखी होगी, जैसे आपने कर रखी है, आपको कोई इशू आना नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो बेटा बहुत गलत बात है। जो नए बच्चे हैं उनको तो चलो कंपल्सरी है आना ही, ठीक है, बाकी को नहीं आना चाहिए। ओके, इस तरह से हम चीजें करते हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आना होगा तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा, और अगर सिंपल क्वेश्चन आना होगा, सिंपल क्वेश्चन कैसे होता है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके।